अब हम बात करेंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की, विच इज अनदर एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत है, जिसको हम अपने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक एलिमेंट है कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। यानी कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बोथ शुड बी लीगल। लॉफुल कंसिडरेशन का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, यानी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। अब देखते हैं कि हमारा ये जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला या लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है, विच इज गिवन अंडर द सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। So a contract must not only be based upon mutual assent of competent parties, but must also have a lawful object। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज का एसेंट या कंसेंट तो होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल हो। If the object of an agreement is the performance of an unlawful act, the agreement is unenforceable। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट किसी इलीगल काम को करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो अनएनफोर्सेबल होगा, क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। So section 23 declares that the object or the consideration of an agreement is not lawful in certain cases। जो सेक्शन 23 है वो इसी बारे में डिस्कस करता है कि कौन से ऐसे केस है जहां पे ऑब्जेक्ट या फिर जो कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने आप किसी अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं और देखते हैं कि उसका एक बहुत ही आलीशान बंगलो इसने ले रखा है, बहुत ही सुंदर घर उसका है। आप उसको कहते हैं, यार घर तो बहुत सुंदर है, बेच रहा है क्या? आपने यूं ही बोला। तो आपके दोस्त ने भी बोल दिया, अच्छा तुझे खरीदना है, खरीद लो। पर सोच लेना 2 करोड़ रुपए का है, अगर इतना पैसा है तो ले लो। अब आप सोचते हो दिमाग में, आप कहते हो कि अरे मेरे पास 2 करोड़ रुपए तो नहीं है, एक काम करो, मेरे पास ये 2 करोड़ के बराबर कुछ ड्रग्स पड़े हैं, मार्केट में इनकी बहुत वैल्यू है, वो आप रख लो और मुझे ये घर दे दो। आपने भी देखा कि वो ड्रग्स जो हैं जिसको वो 2 करोड़ का बोल रहे हैं, तो बस वाकई में 5 करोड़ में भी सेल हो सकते हैं आगे। तो आपने इसी लालच में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो आप देखो, आप दोनों ने बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, साइन वगैरह किए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि बात किसकी हो रही है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो आपका लीगल है, आप घर की बात कर रहे हो, लेकिन जो कंसिडरेशन यानी उस घर के बदले में आपका दोस्त आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा था ड्रग्स 2 करोड़ रुपए की। यानी मनी नहीं देके, यानी कैश दे दे या फिर बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने उसके बदले में आपको क्या दिया, ड्रग्स दिए, ड्रग्स दे दिए। तो ऐसे में जहां पे आपका जो कंसिडरेशन है वो क्या हो गया, वो इलीगल हो गया, और इस वजह से जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल एग्रीमेंट है, और इसी वजह से ये बिगिनिंग से ही वॉइड रहेंगे। अनलॉफुल तो होंगे ही, और बिगिनिंग से क्या होंगे, वॉइड होंगे। इनकी कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं होगी, और उल्टा आपको पनिशमेंट मिलेगी वो अलग। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपने सोचा इस बार तो मेरे से गड़बड़ हो गई, इस बार तो मैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रहूंगी। आपने वही सेम कहानी हुई, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपने सोच लिया था कि मुझे जो पेमेंट करना है वो तो मैं कैश में ही करूंगी, लास्ट टाइम तो मेरे से गड़बड़ हो गई थी, इस बार हम पेमेंट किस में करेंगे, कैश में करेंगे। यानी अब जो कंसिडरेशन देने की बात की जा रही है वो क्या है, लीगल है। लेकिन इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, परचेजिंग द पिस्टल विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप पिस्टल परचेज करना चाह रहे थे। तो अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो अनलॉफुल हो गया। ऑब्वियसली उसके बदले में जो कैश आप दे रहे थे, जो चेक आप पकड़ा रहे थे, वो तो लीगल था, कंसिडरेशन लीगल था, लेकिन इस बार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया। तब भी क्या हो गया, आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया, इलीगल एग्रीमेंट भी हो गया। अब तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों केसेस में मैंने गड़बड़ कर दी, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं गड़बड़ नहीं करूंगी। मुझे घर खरीदना है और मैं घर के बदले में, यानी जो ऑब्जेक्ट है मेरा लीगल तो है ही,
अब इसके बदले में जो मैं कंसिडरेशन दूंगी वो मैं कैश में दूंगी या वो मैं चेक में दूंगी। और इस तरह की एग्री, यानी मैंने कहा कि मैं चेक दूंगी 2 करोड़ का और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो घर था, जो कंसिडरेशन था वो चेक था, दोनों ही क्या है, लीगल है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में हमने देखा जहां कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट या आपका कंसिडरेशन या दोनों ही चीजें, ऑब्जेक्ट है वो कंसिडरेशन का काम करता है एक दूसरे के लिए, तो हम ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी बोलते हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इलीगल होती है तो वो एग्रीमेंट बिगिनिंग से ही वॉइड होंगे और वो अनलॉफुल भी माने जाएंगे, जबकि दोनों जब वैलिड होंगे, यानी दोनों ही लीगल होने चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, योर ऑब्जेक्ट एज वेल एज योर कंसिडरेशन बोथ शुड बी लीगल। दोनों में से एक भी चीज इलीगल हुई तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज अनलॉफुल, यानी कौन से केसेस में जो कंसिडरेशन है या जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल माना जाएगा, जिसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो केसेस दे रखे हैं वो सेक्शन 23 में दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, या कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी जिसपे कानून ने ही जिसको कानून ने ही फॉरबिड किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स में डील नहीं कर सकते, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो गया, अनलॉफुल एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, इस वजह से एग्रीमेंट क्या, वॉइड होगा। या फिर कोई भी ऐसा काम करने से रिलेटेड एग्रीमेंट, जैसे किसी का मर्डर कर देना, ऑब्वियसली फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लॉ ने फॉरबिड की हुई है, और उनसे रिलेटेड अगर हम किसी एग्रीमेंट पे एंटर हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट बिगिनिंग से ही वॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, यानी किसी को मर्डर कि अगर तुम इसका मर्डर कर दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, तो 5 लाख रुपए कंसिडरेशन जो मिल रहे वो तो लीगल है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, इलीगल है। तो कोई भी ऐसा काम जो फॉरबिडन बाय लॉ है और उस ऐसे काम का ऑब्जेक्ट लेके कॉन्ट्रैक्ट करना या ऐसे कामों को कंसिडरेशन के रूप में देना एग्रीमेंट को वॉइड बनाएगा। द सेकंड इज if the consideration or object is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law, यानी वो डायरेक्टली तो लॉ को नहीं तोड़ रहा है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कुछ इस तरह के नेचर का है कि वो कानून के किसी प्रोविजन को तोड़ सकता है, तब भी ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे, वॉइड ab initio होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने मिलकर ABC लिमिटेड नाम से, प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पार्टनरशिप फर्म खोली, और तीनों ने एक एग्रीमेंट किया, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, जिसमें एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि इस पार्टनरशिप में हमें जितना भी प्रॉफिट होएगा उसका 50% जो है, जो प्रॉफिट है वो हम हाइड कर लेंगे, ताकि हमें इनकम टैक्स जो है बाकी 50% पे ही देना पड़े। तो ये जो एग्रीमेंट है डायरेक्टली लॉ के प्रोविजन को नहीं तोड़ा, के ऊपर ये जो एग्रीमेंट किया गया था वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, और इसी वजह से ये भी अनलॉफुल माने जाएंगे। The next is if the object or consideration is fraudulent, fraudulent यानी धोखाधड़ी वाले, an agreement which is made for a fraudulent purpose is void, यानी किसी भी कोई धोखाधड़ी के पर्पस से किए जाने वाले एग्रीमेंट क्या होंगे, void माने जाएंगे, यानी जिनका पर्पस क्या है, किसी को चीट करना है। So thus an agreement in fraud of creditors with a view to defeat their right is void। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 जने थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। यहाँ पे भी तीनों ने ये एग्रीमेंट किया कि हम चोरी करके जो भी पैसा हमें मिलेगा या जो भी ज्वेलरी मिलेगी, जो भी मनी मिलेगा, उसको हम तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, चोरी करना फ्रॉडुलेंट है, या हम किसी को चीट करके बैंक में डाका डाल के या किसी भी तरह से हम पैसा ले आएंगे, वो जो पैसा लाया जा रहा है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लाया जा रहा है, और उसके बाद हम कह रहे हैं हम इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। द नेक्स्ट इज
if the object or consideration involves or implies injury to the person or property of another. इंजरी का मतलब है कुछ डैमेज करना, किसी को कुछ हार्म करना. सो प्रॉपर्टी का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, दोनों ही यहाँ पे लेंगे. ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसकी वजह से किसी पर्सन को कोई फिजिकल नुकसान किया जा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज किया जा रहा है, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे, क्योंकि इनका जो पर्पस है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल माना जाएगा. देन नेक्स्ट इज इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, यानी ऐसे कोई एग्रीमेंट जिसको कोर्ट ने इमोरल डिक्लेयर किया हुआ है और इस तरह का कोई इस तरह के पर्पस को लेकर, इस तरह के ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को लेकर कोई एग्रीमेंट किए जाते हैं, वो बी बिगिनिंग से वॉइड होंगे. तो कोर्ट ने बेसिकली दो ऐसे केसेस है जहां पे कोर्ट ने जिसको इमोरल डिक्लेयर किया है. फर्स्ट तो क्या है कि कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की या किसी एक पर्सन की मैरिज में रुकावट डाली जा रही है. जैसे कोई एक जना दूसरे को कहता है कि तुम इससे डाइवोर्स ले लो, अगर तुम डाइवोर्स ले लेते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा या मैं आपको 10 लाख या मैं आपको इतने करोड़ रुपए दूंगा. तो ये मैरिज में रुकावट डालने वाले एग्रीमेंट है जिसको कोर्ट इमोरल डिक्लेयर करता है और इस वजह से वो क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे. और सेकंड है प्रोस्टिट्यूशन के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी कोर्ट के नजर में इमोरल है एंड दैट इज व्हाई दे आर द अनलॉफुल और द वॉइड एग्रीमेंट्स. देन लास्ट इज where the court regards such object or consideration as opposed to public policy, या फिर जहां कहीं पे भी कोर्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मान के चल रही है. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानने का मतलब है जिसको कोर्ट पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट मानती है कि ये तो पब्लिक हित में सही नहीं है, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो पूरी पब्लिक के लिए हार्मफुल है, तो ऐसे में भी ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे. सो ये 6 केसेस हमने डिस्कस किए. सेक्शन 23 में ये 6 के 6 केसेस दिए हुए हैं. When consideration or object is termed as unlawful, और अनलॉफुल होने की वजह से एग्रीमेंट बिगिनिंग से वॉइड होंगे. सो एग्रीमेंट कई बार अनलॉफुल भी हो जाते हैं, कई बार लॉफुल भी रहते हैं, कई बार पनिशेबल भी रहते हैं, लेकिन वॉइड तो ये हर केस में होंगे. अब बात करते हैं जो हमने लास्ट 6 पॉइंट में से एक बार रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, if it is of such nature that if permitted it would defeat the provision of any law, if it is fraudulent, if it involves or implies injury to the person or property of another, if the court regards it as immoral, and the last is if the court regards it as opposed to public policy. अब public policy को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना गया है, जैसे पब्लिक हितों के खिलाफ माना गया है. सो एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी व्हेन इट इज हार्मफुल टू द पब्लिक वेलफेयर, यानी जब वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हार्मफुल माने जाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे और इस वजह से वो वॉइड होंगे बिगिनिंग से. Public policy is that principle of law which holds that no subject can lawfully do that which has a mischievous tendency to be injurious to the interest of the public. यानी जो पब्लिक पॉलिसी है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है लॉफुली कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस हो. और अगर कोई ऐसा काम किया जाता है या अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं which is against the public policy, such agreements will be void from beginning. अब ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने गए हैं, उनके केसेस हम देखते हैं. द फर्स्ट इज एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी. एनिमी का मतलब यहाँ पे एलियन एनिमी से. एलियन एनिमी को हम अपने ये जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर है उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. एलियन एनिमी कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिस पर्सन की कंट्री के साथ, यानी वो है फॉरेनर, हमारी कंट्री का नहीं है, एक ऐसा फॉरेनर जिसकी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है
या जिसके साथ हमारी कंट्री पीस के रिलेशन में नहीं है, तो वो जो पर्सन है वो एलियन एनिमी कहलाएगा। और ऐसे एलियन एनिमी के साथ अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो बनेंगे ही नहीं, किसी एग्रीमेंट में भी अगर एंटर होते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, वो पूरी पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट माना जाएगा। क्योंकि जो हमारे दुश्मन कंट्रीज हैं वो तो सबके लिए ही दुश्मन होगी, किसी एक के लिए नहीं कि मेरा तो फ्रेंड है चलो मैं तो एग्रीमेंट में एंटर हो जाऊं। मेरा फ्रेंड होने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए ऐसा एग्रीमेंट हार्मफुल हो सकता है। देन सेकेंड इज एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, किसी भी क्राइम को कमिट करने का एग्रीमेंट, यानी मैंने किसी को सुपारी दी कि इस पर्सन का मर्डर कर दो, ए ने बी को कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो, तो ये क्राइम कमिट करने का एग्रीमेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देन एग्रीमेंट्स व्हिच इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के काम में रुकावट डालने वाले एग्रीमेंट हमेशा ही बिगिनिंग से वॉइड होंगे और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है? द फर्स्ट एग्जांपल इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस के काम में इंटरफेयर करना, यानी आपने जज को पैसा दे दिया और जजमेंट अपने फेवर में कराने के एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देन सेकंड इज एग्रीमेंट्स ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग का मतलब होता है दबाना, किसी कानूनी कार्रवाई को होने से रोकना, दबा देना, केस होने ही मत देना, ये हो गए एग्रीमेंट्स ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। यानी आप किसी पर्सन के साथ एक ऐसा कॉन्टेक्ट कर रहे हो और आप उसको मना कर रहे हो कि तुम इस पे केस मत करना। आपने किसी पर्सन का मर्डर होते हुए देख लिया, मान लेते फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी का मर्डर किया है। मर्डर किसने किया? मिस्टर बी ने। ये चीज आपने देख ली। अब बी आपके पास आता है कि ये लो रुपए, आप उसको शिकायत करते हो कि मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा, तुमने इसका मर्डर किया। वो आपको कुछ पैसे देता है, कुछ लालच आपको देता है और आपके साथ एग्रीमेंट में एंटर होता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई भी तरह का लीगल एक्शन फाइल नहीं करते हो तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे, क्योंकि आप एक क्रिमिनल को बचा रहे हो, आप कानूनी कार्रवाई जहां पे जिसकी जरूरत थी लीगल एक्शन की, आप उसको रोक रहे हो, स्टिफ कर रहे हो, दबा रहे हो। ऐसे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे एंड दैट इज व्हाई दे विल बी टर्म्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। देन थर्ड यहाँ पे इसमें आता है एग्रीमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब ये दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, क्योंकि इन दोनों को साथ में लिखा गया है तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें। मेंटेनेंस चैम्पर्टी का मतलब है जहां पे आप किसी पर्सन को लीगल एक्शन फालतू का उकसाने के लिए, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में तो हम दबा रहे थे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीगल एक्शन भड़काएंगे, उकसाएंगे कि तुम उसके खिलाफ केस करो, मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में हम वो लीगल एक्शन उकसाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में डिफरेंस क्या है? मेंटेनेंस का मतलब है कि जब आप किसी पर्सन को लीगल एक्शन फाइल करने में, जैसे मैंने बी को बोला कि तुम सी के खिलाफ केस करो अगर, तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, यानी अब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस पूरे एग्रीमेंट के अंदर या उस पूरे लीगल एक्शन के अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टू एनॉय सी, आपको बस सी पसंद नहीं है, इसीलिए आपने बी को बोला कि तुम किसी भी तरह से ना इसके ऊपर केस फाइल करो, सी को तुम फंसाओ। तो बी ने इस तरह का एग्रीमेंट आपके साथ साइन कर लिया, वो कहलाता है मेंटेनेंस। और आपने ये भी बोला कि मैं आपको हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प दूंगा, बस तुम किसी तरह से सी पे केस करो, तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं दूंगा, तुम्हें कोई और तरह की कानूनन हेल्प चाहिए तो भी मैं दूंगा। यानी आप किसी पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो कानूनी कार्रवाई को जबरदस्ती उकसाने के लिए, केस करने के लिए। ये क्या हो गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ऑब्वियसली। ये तो बात होगी मेंटेनेंस की, यानी मेंटेनेंस का मतलब है जहां पे आप किसी पर्सन को कोई हेल्प देते हो, फाइनेंशियल हेल्प देते हो किसी लीगल सूट को फाइल करने में, और उस लीगल एक्शन में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह के एग्रीमेंट करते हो, दैट विल बी काउंटेड एज मेंटेनेंस। और चैम्पर्टी में क्या होता है कि आप किसी पर्सन को वही सारी हेल्प दे रहे हो कि तुम इसके खिलाफ केस करो। मान लो कि किसी की प्रॉपर्टी फंसी हुई है, तो मैंने बी को बोला कि तुम सी के खिलाफ केस करो, अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कराओ, सारी जितनी भी हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी करूंगा, तुम्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी तुम रिकवर कराओगे ना सी से,
उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मुझे दे देना। यानी चैम्पर्टी के अंदर जो लीगल एक्शन फाइल करने में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उसमें उस लीगल एक्शन में मेरा कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जबकि मेंटेनेंस में उस लीगल एक्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे तो एमओई केस करवाना था, जो मैंने कर दिया। तो ये बात होगी मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। तो हमने 3 चीजें डिस्कस करी विच कम्स अंडर द इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि आप जज को पैसा खिला रहे हो, यानी जस्टिस के काम में इंटरफेरेंस डाल रहे हो, डायरेक्ट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी कानूनी कार्रवाई को दबा रहे हो, और मेंटेनेंस चैम्पर्टी पे आप उसको उकसा रहे हो। देन नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। वो एक सेम चीज भी हम कह सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर रुकावट डालने वाले एग्रीमेंट है, जैसे हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि आपने कोई केस दबा लिया, होने नहीं दिया, इंटरफेयर किया, जज को पैसा खिलाया, या फिर कोई जना अपना राइट एक्सरसाइज करना चाह रहा था और आपने उसको पैसा दे दिया कि तुम प्लीज अपने राइट को एक्सरसाइज मत करो, तुम प्लीज मेरी कंप्लेन मत लगाओ। तो एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग एनफोर्समेंट ऑफ राइट विल कम अंडर द रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। देन आता है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। अब पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स में ट्रैफिकिंग का क्या मतलब हो गया? कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को कोई ऐसा जना है जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट के, आप उसको पैसा खिला के अपने तरफ सारा फैसला सुनवा लेते हो, या अपनी जॉब सिक्योर करवा लेते हो, अपना प्रमोशन सिक्योर करा लेते हो किसी भी गवर्नमेंट लीडर को, या कोई आईएएस को, आईएएस को पैसा देके, किसी कलेक्टर को पैसा देके, तो वो तो हो गया पब्लिक ऑफिसेज में ट्रैफिकिंग। यानी आप अपनी एक पोजीशन सिक्योर करवा रहे हो, आप अपना एक जॉब लगवाने के लिए भी हम कई बार ऐसे पैसे खिला देते हैं। तो वो ऐसे जो एग्रीमेंट्स है वो क्या माने जाएंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक टाइटल्स होते हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, उसके लिए भी क्या है, पैसा देके वो टाइटल अपने नाम पे सिक्योर करवा लेते हैं। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या माने जाएंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। या किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में आप जो हम कहते हैं ना डोनेशन दिया, वो जो सीट को सिक्योर करने के लिए पैसा खिलाया जाता है, या जिसमें हम कई बार कुछ रिश्वत देते हैं, जो करप्शन है, वो सारा इसी के अंदर आएगा। और इस तरह के जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे, और इस वजह से वो बिगिनिंग से वॉइड होंगे। देन एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। पेरेंटल राइट्स यानी एक फादर जो होता है वो ये माना जाता है कि वो अपने बच्चे का गार्जियन है, और फादर की एब्सेंस में मदर उसकी गार्जियन मानी जाती है। तो गार्जियन जो होते हैं उनकी एक ड्यूटी होती है, यानी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि अपनी चाइल्ड की टेक केयर करना उनका फर्ज है। और अ फादर इज एंटाइटल्ड बाय लॉ टू द कस्टडी ऑफ हिज लेजिटिमेट चाइल्ड। और उस फादर की ये ड्यूटी है लॉ के अंदर कि वो अपनी बच्चे की कस्टडी खुद रखे। लेकिन वो इस तरह के कोई भी एग्रीमेंट में जब एंटर होता है जहाँ पे वो अपने बच्चे की कस्टडी खुद के जिंदा रहते हुए भी किसी और को दे देता है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता। देन एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यानी किसी भी तरह की हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं कुछ, तो उनमें अगर रुकावट डालने वाले कोई भी एग्रीमेंट है जहाँ पे हम अपने पर्सनल लिबर्टी, मैं अपनी चॉइस का बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपनी चॉइस से, आप अपनी चॉइस से शादी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी भी तरह की पर्सनल लिबर्टी हो सकती है, अगर उनमें रेस्ट्रेंट डालने वाले कोई एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं तो वो वॉइड होंगे, क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। देन इसी तरह से एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की मैरिज में रुकावट डालने वाले एग्रीमेंट, कि जो एक जना जो है दूसरे से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और इस तरह के वो एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है, और लेटर ऑन वो किसी और से शादी कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला बंदा उस पर केस कर दे कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, क्योंकि अगर वो केस करने जाएगा भी या जाएगी भी तो लॉ उसको एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे किसी पर्सन की मैरिज में रुकावट डाली जा रही है, रेस्ट्रेंट किया जा रहा है, वो वॉइड होते हैं। देन एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज। मैरिटल ड्यूटीज में भी इंटरफेरेंस डालने वाले
एग्रीमेंट जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। जैसे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि इस XYZ पर्सन को तुम डाइवोर्स दे दो, अगर तुम डाइवोर्स दे देते हो तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा। ये पर्सनल मैरिटल ड्यूटीज के अगेंस्ट हो गया इस तरह के एग्रीमेंट। देन एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज, जो टैक्स वाली अथॉरिटी होती है, रेवेन्यू अथॉरिटी, उनको धोखा देने वाले एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। एंड द लास्ट इज एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किस हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन को हम लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकते हैं। तो अगर कोई एग्रीमेंट के तहत हम किसी पर्सन को ऐसा लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन से रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे और इस वजह से बिगनिंग से वॉइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहती हूँ कि ये रखो 5 करोड़ रुपए, क्योंकि आप मेरे कंपटीशन में बिजनेस करते आ रहे हो, इससे मेरे को बहुत नुकसान होता है, आप 5 करोड़ रुपए रखो और आज के बाद जिंदगी में भी कभी बिजनेस मत करना। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे, क्योंकि ये किसी के व्यापार में बाधा डालने वाले एग्रीमेंट कभी भी कानून की नजर में वैलिड नहीं हो सकते। सो इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तो कि और क्या क्या इनके एक्सेप्शंस वगैरह हैं इनको हम सब देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो हमने 6 केसेस लिए थे, सेक्शन 23 में दिए हुए थे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल माने गए हैं, जिसमें से छठा था एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिनके अगेन हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए कि कौन से केसेस हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।